डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम एंटोनियो है और मैं जर्मनी का रहने वाला हूँ। अब मैं अपने बारे में क्या ही बताऊँ। बचपन से अब तक मैंने जो ज़िंदगी जी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रही। मेरे माता पिता एक बिजनेसमैन हैं। उन्होंने एक छोटी सी कंपनी खरीदी थी जो घाटे में थी। उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ था। उसके बाद वो उस कंपनी में इस तरह से खो गए कि वो घाटे को सहते रहे और कंपनी को बड़ा बनाने के बारे में सोचते रहे। उस समय मेरा जन्म हुआ था और मुझे वो समय दे नहीं पाते थे। जब मैं 10 साल का हुआ तब तक मुझे समझ में आ गया था मेरे माता पिता को उस कंपनी से मुझसे ज़्यादा लगाव है, इसीलिए मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। अब उस बोर्डिंग स्कूल में मैं अकेला अकेला सा रहने लगा। परिवार से दूर रहने में बहुत दुख महसूस होता है और जब आपके माता पिता आपसे मिलने भी ना आए तो कैसा दुख होता है आप समझ नहीं सकते। मैंने बोर्डिंग स्कूल में वो दुख सहा था। कभी कभी साल में सिर्फ एक बार मेरे पिता वहाँ पर आया करते, मुझसे बस 10-15 मिनट बात करते और उन्हें कोई फ़ोन आ जाता। ये कंपनी की तरफ से कोई कॉल होती और वो भाग जाते। साल में एक बार एक पिता अपने बच्चे से मिलने के लिए आए और वो भी 10 मिनट रुके, कैसा लगेगा उसे। लेकिन उस बोर्डिंग स्कूल में मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने। क्या कहूँ, वो अच्छे दोस्त भी थे, बुरे भी थे। वो मेरे लिए अच्छा सोचते थे, मुझे तंग भी बहुत करते थे। फिर भी जो जगह परिवार को मिलनी चाहिए वो दोस्तों को नहीं दी जा सकती। मैं बोर्डिंग स्कूल से बड़ा तंग होकर निकला था और ग्रेजुएशन करने के लिए मैं कॉलेज गया था। अब वहाँ मैं किसी हॉस्टल में रहना नहीं चाहता था। मैंने एक किराए का कमरा ले लिया और इस तरह मैं कॉलेज में पढ़ने लगा। और वहाँ मेरी ज़िंदगी कुछ समय के लिए बदली थी। कैसे बदली वो भी बताता हूँ। मैं अभी पहले ही सेमेस्टर में था और वहाँ पर कई लड़कियाँ थी जो लड़कों को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी। अब कॉलेज में आए हर लड़के लड़की को यही तो चाहिए होता है, कोई ना कोई उसका साथी बन जाए जो पूरे कॉलेज के समय में उसके साथ रहे। यहाँ पर कई लड़कियाँ जो मुझ पर भी लाइन मार रही थी, लेकिन मैं ज़्यादा किसी पर ध्यान नहीं देता था। मेरा ध्यान पढ़ाई पर होता। अब अकेलेपन का एहसास इतना लंबा सहा था कि मैं चाहता था जो मेरा जीवन साथी हो वो मुझे पसंद हो। मैं ऐसे ही किसी जाल में फंसना नहीं चाहता था। लेकिन एक लड़की थी सारा, वो भी मेरी तरह ही अकेली अकेली सी रहती थी। वो भी लड़कियों के हॉस्टल में पड़ी थी और मेरे साथ बिल्कुल सीट के पीछे आकर बैठ जाती। पहले 10 दिन हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की थी। मैं किसी से बात नहीं करता था और 10 दिन बाद मैंने महसूस किया था वो भी किसी से बात नहीं करती थी। कुछ समय हम इसी तरह बैठते रहे और एक दूसरे को सर हिलाकर हेलो कर देते और वहीं पूरी क्लास में बैठे रहते। बाकी सब मस्ती कर रहे होते लेकिन हम दोनों का ध्यान बस किताबों में होता। इसी तरह मुझे भी लगने लगा था जैसे यहाँ कोई मेरे जैसा है, वरना मैं किसी ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी खुद को अकेला महसूस करता था। लेकिन जब वो पास वाले बेंच पर बैठी होती तो मुझे ऐसा लगने लगता जैसे ये दुनिया खाली नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक मौजूद नहीं है जो अकेला है, 2 हैं। क्यों ना दोनों एक दूसरे से बात करें। इस तरह ये सोमवार का दिन था और मैंने हेलो कहने के बाद उससे बातें शुरू कर ली। पहले वो घबरा रही थी लेकिन उसने भी बातें करना शुरू कर दी। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रही थी कि उसने कितने दुख सहे हैं। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहा था कि मैं कितने दुख सह चुका हूँ। हम दोनों की ज़िंदगी लगभग एक जैसी है और जब 2 दुखी इंसान एक साथ एक जगह पर बैठे हों तो उसके बाद उनके पास बात करने के लिए खुशी की चीज़ों के सिवा और कुछ बचता ही नहीं। हर दुख भरी दास्तान एक दूसरे को सुनाने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा तो हम अच्छी बातें करने लगे। वो मुझे बताने लगी कैसे वो हॉस्टल में किसी से बात नहीं करती थी लेकिन टेरेस पर जाकर बैठ जाया करती थी और सितारों को देखा करती थी। मैंने कहा मैं हॉस्टल के बाहर एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले के साथ खेला करता था। अब वो बहुत बड़ा हो गया होगा, मुझे बहुत मिस कर रहा होगा। मेरी बातें सुनकर वो खुश होती जा रही थी और उसकी बातें सुनकर मैं खुश होता जा रहा था।
कैसे धीरे धीरे 2 महीनों में ये दोस्ती प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। और 2 साल तक हम दोनों का वो प्यार चला था। वो मेरे सिवा रह नहीं सकती थी और मैं उसके सिवा रह नहीं सकता था। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा यकीन था और उसे मुझ पर बहुत ज़्यादा यकीन था। वो किसी और से बात करती ही नहीं थी तो मैं शक कभी उस पर कर ही नहीं सकता था। लेकिन 2 साल बाद मुझे उसके मोबाइल में एक कन्वर्सेशन मिली। उसने लॉक करके रखी हुई थी। जैसे ही मैं उसे पढ़ने लगा मुझे पता चला 2 महीनों से इस कॉलेज की एक और लड़की से वो बात कर रही थी। उस बातों में वो लड़का कह रहा था कि मुझे वो छोड़ दे और उसने भी हामी भर दी थी। इसके कुछ समय बाद मुझे उसकी हरकतें दिखने लगी थी। वो मुझ पर जानबूझकर गुस्सा करती और कहती मुझे कहीं काम है। वो काम पर नहीं जाती थी, उससे मिलने जाती थी और उसने मुझे धोखा देना शुरू कर दिया तो मैं अब उससे दूर होता गया। वो लड़का छपरी सा था। उसके पास अच्छी गाड़ी थी, काफ़ी पैसे थे। उसके पिता के पास बहुत ढेर सारा पैसा था और वो उसे उजाड़ रहा था। इस तरह हर लड़की उस पर मरती थी। भले ही उसकी आदतें ऐसी ही थी। कई लड़कियों को वो धोखा दे चुका था लेकिन पैसे देकर हर किसी का मुंह बंद कर देता। इस तरह वो सारा को पसंद करने लगा था और सारा उसके जाल में फंस ही गई और उसने मुझे धोखा दे दिया। बहुत झगड़ा हुआ था हमारा उस कॉलेज के पीछे और जब वो लड़का वहाँ आया था वो सारा के आगे खड़ा हो गया। वो मुझ पर हंस रहा था कैसे उसने मुझसे मेरी सारा को छीन लिया। मैं उससे लड़ना चाहता था लेकिन अमीर लोगों के चमचे बहुत होते हैं। उसके चमचों के साथ मेरी पिटाई हुई और वो तो सारा को लेकर वो ओपन गाड़ी में चला गया। सारा उस गाड़ी में बैठकर बहुत खुश होती थी। बचपन से वो दबी दबी सी रही थी। उसका कोई दोस्त नहीं बना था। मैं उसका दोस्त था, बिल्कुल उसके जैसा था। लेकिन उसे चाहिए था कोई ऐसा सपनों का राजकुमार जो उसे दुनिया दिखाए, जिसके पास ढेर सारे पैसे हों। इसीलिए वो मुझसे दूर हो गई और उसकी याद में 2 महीने में भटकता रहा था। मुझे ऐसा लगा था मेरी ज़िंदगी ऐसी घटिया ही रहेगी, मैं हमेशा अकेला ही रहूँगा। और 2 महीने बाद धीरे धीरे उसकी यादें धुंधली होती चली गई। जब आपके अंदर इस तरह बुराई का जहर घुलना शुरू हो जाता है तो एक ही रास्ता होता है बचने का, उससे दूर हो जाएं। उसकी यादों को धीरे धीरे मिटाता गया मैं और कुछ समय बाद उसकी यादें मिटा चुका था मैं। और 6 महीने बाद उसका फ़ोन आया था। मेरे सामने रो रही थी, रोकर कह रही थी मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ। वो सही लड़का नहीं है, लेकिन मैं समझ गया था अब उसको धोखा देकर मेरे पास वापस आना चाहती है। मैं गुस्से में फूट पड़ा था और उसे गालियां देकर कह रहा था मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, जल्द ही मैं शादी करने वाला हूँ, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। मैंने बस उससे दूर होने के लिए ये कहा था। जो जहर उसने पहले मेरी ज़िंदगी में घोला था, सपने दिखाकर मुझे छोड़ दिया था, मैं वो ज़िंदगी में दोबारा लौटना नहीं चाहता था। मैंने उसको साफ मना कर दिया। वो कुछ बताना चाहती थी लेकिन बता ना पाई और मैं सुनना भी नहीं चाहता था। धोखा दिया होगा उस लड़के ने, और क्या किया होगा। मेरे पास वापस क्यों आना चाहती है, अब रहे अकेली। मुझे धोखा दिया है, मैं गलत नहीं हूँ, वो गलत थी, उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। मैंने फ़ोन काट दिया था और उसके बाद मैंने वो नंबर भी चेंज कर लिया। वो कॉलेज में छोड़ चुका था। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करना नहीं चाहता था। मुझे एक नौकरी मिल गई थी और वो जर्मनी से बाहर इंग्लैंड में मिली थी। किसी को मैंने बताया नहीं था मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ताकि वो लड़की मुझे ढूंढ ना पाए। मैं उससे बहुत दूर हो चुका था और अब 3 साल बीत गए। वो मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आई और अब मैं बदल सा गया था। अब इस कंपनी में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती, क्योंकि मेरा काम कस्टमर से बात करने का था। मैं कस्टमर से बातें करता और धीरे धीरे खुलने लगता। अब मुझे महसूस होने लगा था मैं बचपन से वैसे ही अकेला रहा। मैं खुद में दबा दबा सा रहा। किसी से बात करने में कोई हर्ज नहीं होता। कुछ बातें आप करते हैं, कुछ बातें वो करता है। इस तरह बातें छिड़ जाती हैं और दोनों में सिमिलैरिटीज़ निकल आती हैं। लोगों से बात करते करते अब बोलने का मुझे बहुत अच्छा तरीका मिल गया था। मैं बोल बोल कर किसी का कान खा जाता। वो ज़रूर तंग होता, लेकिन मेरे शब्द खत्म नहीं होते। बचपन से भरा पड़ा था, अब बोलने का शौक़ पड़ गया था मुझे। और आपको पता है, जब आपको कस्टमर से डील करनी पड़ती है तो आप जितना ज़्यादा बोलें उतनी ज़्यादा सेल होती है।
कस्टमर को इतना ज़्यादा तंग कर दो कि वो कहे भाई तू चुप कर जा, मैं चीज़ खरीदने को तैयार हूँ। मैं हर कस्टमर से यही कहलवाता था और अपना प्रोडक्ट बेचता था। इस तरह मैं टीम लीडर बन गया और 6 महीनों में मुझे मैनेजर बना दिया गया। ढेर सारे पैसे कमा रहा था मैं। अब इन पैसों को इन्वेस्ट भी करता जा रहा था और उससे और ज़्यादा पैसे बन रहे थे। मैं जान गया था कैसे अमीर होने की ये ट्रिक काम में आती है। जब आप कुछ पैसे कमाएं, उसे इन्वेस्ट करें, इस तरह बढ़ाते जाएं, धीरे धीरे पैसे घूमकर बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं और तब आप अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं। बचपन से ही वो पोस्ट कार्ड देखा करता था जिसमें अलग अलग देशों के चित्र थे। उसे देखकर मैं सोचता क्या मेरे पिता कभी मुझे वहाँ पर घुमाने लेकर जाएंगे, लेकिन वो बिजनेस में खोए रहते थे। अब मौका है, पैसे भी हैं, समय भी है, क्यों ना घूम कर आऊँ। मैंने घूमना शुरू कर दिया था और 2 बार इंग्लैंड के अलग अलग शहरों में घूम चुका था और अब मुझे पेरिस घूम कर आना था। मैंने छुट्टियां ले ली थी। मैं बता नहीं रहा था कितने दिन वहाँ पर रहूँगा। मैंने सोचा था हफ्ते से 10 दिन वहाँ पर रहूँगा। अगर कुछ ज़्यादा अच्छा लग गया तो 2 महीने तक भी बिता सकता हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है मुझे। 5 दिन मैं पेरिस में घूमा। मुझे पेरिस बहुत ज़्यादा पसंद आया और उसके बाद पेरिस के साथ सटे छोटे छोटे शहरों में भी मैं घूमना चाहता था। इसी तरह एक छोटे से शहर में पहुंचा जो पेरिस के साथ जुड़ा हुआ था। कुछ लोग मानते थे कि ये पेरिस का हिस्सा है, लेकिन वहाँ की संस्कृति पूरी तरह से अलग थी। वहाँ की किंवदंतियाँ पूरी तरह से अलग थीं। जब मैं उस शहर में पहुँचा, उनका एक त्योहार चल रहा था। ये त्योहार उनका 2 महीने तक चलता है। दुनिया का शायद सबसे अजीब सा त्योहार था। इसमें कब्रिस्तान को सजाया जाता है। पूरे शहर में हैलोवीन की तरह भूतों के चित्र लगाए जाते हैं। घरों के बाहर शैतानों के चित्र बनाकर चिपका दिए जाते हैं। लोगों का मानना है ये वो समय होता है जब मुर्दे उठ खड़े होते हैं। ये वो समय होता है जब जागती हैं आत्माएं और हमारे साथ रहने को आती हैं। ये वो समय होता है जब वो आत्माएं आखिरी इच्छा पूरी करने की कोशिश करती हैं। और मैं उसे शहर में ढूंढ रहा था। मेरे लिए क्या है? ये तो किंवदंतियाँ हैं, लोगों के त्योहार हैं और मैं ऐसे त्योहारों में पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं करता। लेकिन जब आपको किसी ऐसी जगह पर कोई ऐसा दिख जाए जिस पर आपकी नज़रें गड़ जाएं, तो आप क्या सोचेंगे? मुझे वहाँ एक लड़की दिखी थी। वो रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी किसी का इंतज़ार कर रही थी। बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मेरा ध्यान उस पर इसलिए ज़्यादा जा रहा था क्योंकि उसकी शक्ल सारा से थोड़ी थोड़ी मिलती थी। ज़्यादा नहीं मिल रही थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी ऐसा एहसास दे रही थी वो लड़की जैसे वो सारा ही हो। इसलिए मेरी नज़रें बार बार उसकी तरफ जाए जा रही थी। आपके दिल में भले ही वो प्यार दूर हो चुका हो, लेकिन एक छोटी सी जगह फिर भी वो छिपा हुआ होता है। जब वो आपके सामने आता है तो वो दोबारा से यादें आपके दिमाग में घूमना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये सारा नहीं थी, कोई और लड़की थी। मैं बेवजह ही भावुक हुआ जा रहा हूँ, लेकिन मेरी नज़रें भी भावुक होकर उसे देखना चाहती थी, मन के भ्रम को दूर करना चाहती थी। मैं भी उस रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हो गया। मैं यहाँ खाना खाने के लिए कोई अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था। अब उस लड़की पर नज़रें टिकी हैं तो मैं बहाना लगाकर रेस्टोरेंट के अंदर जाना चाहता था ताकि उसे भी अजीब ना लगे। मैं जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर जाने वाला था, वो मुझसे 2 कदम थोड़ा आगे को हो गई। मेरी तरफ देखने लगी जैसे मैं उसे छेड़ रहा हूँ। तभी मैंने उससे कहा, देखिए मैं आपको छेड़ नहीं रहा, मैं रेस्टोरेंट के अंदर जाने वाला हूँ। तभी उसने कहा, देखो तुम मेरे करीब आने की कोशिश मत करो, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। देखो मैं उसे बता दूंगी, तुम मुझे तंग कर रहे हो। और मैं हैरान हो चुका था, तंग कर रहा हूँ? देखिए मैडम, मैं अंदर जाने वाला हूँ और आप रास्ते में खड़ी हैं, इसलिए मुझे यहीं पास से होकर गुजरना था, आपको छेड़ नहीं रहा मैं। और वो कहने लगी, अच्छा मुझे बहुत पता है तुम्हारे जैसे लड़के लड़कियों को छेड़ने के लिए जानबूझकर करीब आते हैं। मैं कब से देख रही हूँ, तुम बार बार मुड़कर मेरी तरफ देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे जैसे कोई सुंदर लड़की कभी देखी ही नहीं, और उसके बाद सीधा इस तरफ आ गए। मुझे लग ही रहा था तुम छेड़ने के लिए आ रहे हो। और मैं वहाँ अपना मुंह खुला इस तरह उसकी तरफ देख रहा। ओ बेवकूफ़ लड़की, मैं तुझे छेड़ने के लिए नहीं आया, मुझे भी खाना खाना है, मैं भी इंसान हूँ, कोई एलियन नहीं हूँ। खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में आया हूँ। और वो अपना नाक सा ऊपर करके एक तरफ घूम गई और मैं उस रेस्टोरेंट के अंदर गया और ये सोच रहा, यार पागल ही हूँ मैं, इसकी तरफ देखा ही क्यों।
ये तो बहुत ज़्यादा पागल लगती है। सारा फिर भी समझदार थी, धोखेबाज थी लेकिन समझदार थी। अब ये तो पागल सी लड़की है, बेवजह ही मुझे तंग कर रही थी। मैं अब अपने एक टेबल पर आकर बैठ गया। कुछ समय मैं वहाँ पर ऑर्डर करता रहा। मैंने एक जूस मंगवाया और जूस के साथ ही खाने के लिए एक प्लेटर भी मंगवाया। वो जूस लेकर वेटर आ ही रहा था और वो पागल लड़की भागती हुई रेस्टोरेंट के अंदर आई। वो तो ऐसे अंदर की तरफ आई थी जैसे किसी से छिप रही हो, और वो उस वेटर से टकरा गई और वेटर ने वो जूस का ग्लास मेरे ऊपर उड़ेल दिया। पूरा का पूरा जूस मेरी शर्ट पर उड़ेल दिया गया था। लाल रंग का जूस और सफ़ेद रंग की शर्ट, बड़ा सा निशान बन गया था और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जैसे ही ध्यान उस लड़की पर पड़ा, मैं अब गुस्सा कैसे निकालता। मैं खड़ा हो गया और कहने लगा, अब बताओ, ये जूस मैंने खुद पर गिराया है तुम्हें छेड़ने के लिए। वो पागल लड़की चली जा यहाँ से। मेरे सारे कपड़े ख़राब कर दिए यार। अब होटल भी बहुत दूर है और मेरे पास जेब में इतने पैसे नहीं हैं मैं कोई नई शर्ट खरीद सकूँ। तो वो लड़की वहीं टेबल पर बैठ गई और कहने लगी, देखो मुझे माफ़ करना, देखो मुझे माफ़ करना, प्लीज़ यहीं पर बैठे रहो और बस गालियाँ देना चाहते हो तो गालियाँ देते जाओ, जो कहना चाहते हो वो कहते जाओ, बस वहीं पर रहना। और मैं उसकी तरफ हैरानी से देखे जा रहा था। वो किसी से डर रही थी। तभी उसने बाहर की तरफ देखा। एक लड़का बाहर से गुजरता हुआ एक तरफ चला गया, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। तब वो लड़की कहने लगी, देखो मुझे माफ़ कर दो, मुझे आज बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मुझे पता है शायद तुम छेड़ नहीं रहे थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी हूँ, इसलिए मेरा दिमाग ज़्यादा चल रहा था। वो लड़का मेरा पीछा करता ही रहता है। वो मेरे साथ पढ़ा करता था और तब से मेरा पीछा कर रहा है। उससे बचने के लिए मैं यहाँ पर आई थी और मुझे लगा तुम मेरी तरफ देख रहे हो तो तुम मुझे छेड़ने के लिए आए होगे, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। और इस गलती के लिए तो क्या ही माफ़ी मांगूँ, तुम्हारी तो पूरी शर्ट ख़राब कर दी ना मैंने। ये कहते ही उसने कहा, देखो मेरे पास एक शर्ट है, इस बैग में मैंने एक शर्ट रखी हुई है और ये यूनिसेक्सुअल शर्ट है। इसे लड़के भी पहन सकते हैं और लड़कियां भी पहन सकती हैं। ये देती हूँ, तुम इसे पहन लो और इसे धोकर बाद में वापस कर देना, ठीक है। अब मैं उसे ना भी कैसे करता। ये गंदी शर्ट पहनकर मैं इस शहर में घूम नहीं सकता था, तो मैंने हामी भर दी। उसने वो शर्ट का लिफाफा मेरे हाथ में पकड़ा दिया और मैं चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ने लगा। ये बाथरूम था और उसके साथ ही एक कमरा सा बना हुआ था। और मैं जब वहाँ पर गया, अपनी वो वाइट शर्ट उतारी, उसके द्वारा दी गई वो शर्ट मैंने पहनी। मेरा दिमाग गुस्से से भर गया। ये शर्ट थी एक क्रॉप टॉप, मेरा पेट नज़र आ रहा था। अब मैं ऐसा बनकर शहर में कैसे घूमूं और भी ज़्यादा जलील लगूंगा मैं। इसके बाद मैंने अपनी वाइट शर्ट ही पहन ली और उसकी शर्ट लिफाफे में डालकर बाहर आया और कहने लगा, देखिए मैडम, मैं ऐसा ग्लैमर दिखा नहीं सकता जैसा इस शर्ट में दिखेगा, और मेरे कोई ऐब वैब नहीं है। इस तरह क्रॉप टॉप पहनकर ना तो मैं लड़का लगूंगा ना लड़की लगूंगा, और जो लगूंगा वो मैं दिखना नहीं चाहता। आप इस शर्ट को रखिए, मैं इस गंदी शर्ट को पहनकर ही शहर में घूम लूँगा। और उसके चेहरे पर एक शरारत थी और उसने शरारत में कहा, पहन लो, बड़े हॉट लगोगे, यहाँ काफ़ी लड़के तुम्हें पसंद करेंगे। उसकी इस शरारत ने मुझे गुस्सा भी दिलाया था और मेरे चेहरे पर एक मुस्कान भी ला दी थी। उसके बाद मैंने कहा, देखिए मैडम, अब आप जा सकती हैं, मैं आपको और ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहता। इस तरह बातें शुरू हो गई थी और वो अपने बारे में बताती गई, मैं अपने बारे में बताता गया। मैं उससे पूछ रहा था, आपका बॉयफ्रेंड नहीं आया? उसने कहा, वो तो मैंने आपसे बचने के लिए कहा था, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए आई थी, मुझे ज़्यादातर अकेले रहना पसंद है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। कोई अच्छा लगेगा तभी तो बॉयफ्रेंड बनाऊंगी ना। यहाँ लड़के ऐसे ही हैं, बस कुछ हफ्तों के लिए गर्लफ्रेंड बनाते हैं फिर छोड़ देते हैं। मुझे चाहिए जो मेरा साथ दे, और मैं इतनी आसानी से किसी पर भरोसा करने वाली नहीं। वो अपने बारे में बताती गई, फिर मेरे बारे में जानती गई। धीरे धीरे हम में दोस्ती हो गई। हमने 2 घंटे वहाँ पर बातें की, खाना खाया। मैं भी सच में इतना खाना खा गया था और वो भी काफ़ी पतली थी, लेकिन खाना बहुत खाती थी। असल में पेटू थी वो। इस तरह हम दोनों बातें करते करते होटल से बाहर निकले। फिर वो कहने लगी, देखिए आपकी अब शर्ट तो ख़राब की है और आप वो ग्लैमरस शर्ट भी नहीं पहनना चाहते, तो मेरी तरफ से एक तोहफा लीजिए, मैं आपको एक शर्ट खरीद कर देती हूँ। मैं उसे मना करता गया, लेकिन वो ज़िद करने लगी थी। फिर उसके साथ मैं शॉपिंग करने के लिए पास के ही मॉल में चला गया। और एक बात आपको बता दूं,
कभी किसी लड़की के साथ शॉपिंग करने के लिए मत जाइएगा। आपको लगेगा 5-10 मिनट का ही काम है, लेकिन नहीं, घंटों लग जाएंगे। ये बहुत भयानक समय होता है। वो पहले तो अपने लिए कपड़े पसंद करती गई, मुझसे पूछती गई कैसा लग रहा है। 6 घंटे शॉपिंग करवाई थी और अंत में मेंस सेक्शन में गए थे हम, और मेरी शर्ट खरीदने में सिर्फ 10 मिनट लगे थे। 10 मिनट में मैंने शर्ट पहनी और मैंने कहा, देखिए अब काफ़ी समय हो गया है, आपने ढेर सारे कपड़े खरीद लिए हैं और मेरे लिए भी अंत में ये शर्ट खरीद ही दी। और उसकी बातों में फिर से शरारत झलक रही थी। उसने कहा, देखिए इतने सारे बैग हो गए हैं, गाड़ी मेरे पास है नहीं, अगर आप मदद कर दें, मेरे घर तक ये सामान छोड़ दें। अब मैं उसको ना भी नहीं कर सकता था। उसने बैग भी बहुत ज़्यादा भर लिए थे, तो उसके साथ ही मैं चल पड़ा। हम एक बस के सहारे बैठे और उस शहर के बाहर एक पुरानी सी कॉलोनी की तरफ बढ़े। वहाँ उसका घर था और वहाँ पर सबसे ज़्यादा भयानक भयानक चित्र लगे थे। वहाँ तो ऐसा लग रहा था भूत प्रेत की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाकर उन सड़कों पर रखी गई हों। मैंने तब उससे पूछा, तुम यहीं की रहने वाली हो ना? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, ये कैसा त्यौहार है, तुम यहाँ पर भूत प्रेत की काफ़ी तस्वीरें लगाती हो और मैंने ये हैलोवीन में देखा है, लेकिन यहाँ तो अलग ही दिन पर तुम ये क्या बना रखे हो? उसने कहा, ये 2 महीने मुर्दों के माने जाते हैं। कहते हैं कि मुर्दे जिंदा हो जाते हैं और जिंदा होकर अपने वो विश पूरी करने के लिए आते हैं जो अधूरी रह गई हो। इसीलिए यहाँ पर इस तरह भूत प्रेत को सजा दिया जाता है ताकि उन्हें अजीब ना लगे और किसी को उन पर शक भी ना हो। सच मानो, यहाँ पर मुर्दे जिंदा होते हैं। जानते हो किसी को जो मर चुका हो, उसे भी यहाँ जिंदा देख सकते हो तुम। हजारों साल पहले इस ज़मीन को एक खास वरदान मिला था कि मरने के बाद हर कोई यहाँ अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए कुछ समय के लिए आते हैं और ये 2 महीने उन्हें मिलते हैं। उसके बाद वो 2 महीने यहाँ पर बिताते हैं। लेकिन लोगों ने ये संस्कृति को भुला दिया। इस शहर के इस कोने में रहने वाले ये लोग आज भी उस दिन को मनाते हैं। मैं हंसने लगा था और उसने कहा, हंसो मत, भूतों पर यकीन करो। मैंने कहा, भूतों पर यकीन क्यों करूं? वो तो चिपक जाते हैं ना, शरीर के अंदर आते हैं और हमसे अजीब अजीब हरकतें करवाते हैं। तो उसने कहा, नहीं नहीं, वो अलग भूत होते हैं। इस जगह पर वरदान मिला है कि जो भी मरा हुआ हो अपनी आखिरी विश पूरी करने के लिए यहाँ पर आता है। कभी शायद तुम्हें भी समझ आए, कोई तुम्हारा अपना जब सामने आ जाए। हम दोनों बातें करते गए और वो उस कॉलोनी के बिल्कुल पीछे तक मुझे ले गए। वहाँ एक पुराना सा घर था। वो उस घर की तरफ जाने लगी और कहने लगी, अब तुम जा सकते हो, घर के अंदर मैं तुम्हें बुलाऊंगी नहीं। देखो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, कॉफ़ी के लिए मैं पूछने वाली नहीं। तुम जा सकते हो, भागो, निकलो। फिर से उसकी बातों में एक शरारत थी, लेकिन जाते जाते उसने कहा था, कल रेस्टोरेंट में आओगे ना? तुमसे बातें करके अच्छा बड़ा लगा, सुबह मिलते हैं, आना ज़रूर। और सच बताऊं, फिर से किसी से दोस्ती का एहसास सा होने लगा था और मैं होटल में गया था। वक्त रात के 9 बजे का हो गया था। बस उसकी बातें याद आ रही थी। कितनी मजाकिया थी, कितने समय बाद इतना ज़्यादा हंसा था मैं। और ये तो एक तरह से नियति ही बन गई थी। किस्मत ने हम दोनों को साथ लाया था और उसकी शक्ल जो सारा से मिलती थी, बेवजह ही मेरी नज़रों को उसकी तरफ गड़ा रही थी। और उसे भी लग रहा होगा कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। थोड़ा थोड़ा पसंद ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा ध्यान सारा के कारण उस पर जा रहा था। अब भी दिल के किसी कोने में सारा के लिए जगह तो है ही ना। अगले दिन सुबह 9 बजे मैं उस रेस्टोरेंट में पहुंच गया और वो 9:15 बजे पहुंची। मुझे देखते ही बहुत ज़्यादा खुश, और मुझे भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, जैसे अनजाने शहर में कोई अपना सा दिख गया हो। और वो मेरे पास के ही टेबल में आकर बैठ गई। मैं अब उसकी तरफ देखकर कहने लगा, किसी और के साथ आई हो जो उस तरफ बैठी हो? तो वो कहने लगी, हाँ, है एक पागल, कहीं दूर से आया है। मैं उसका इंतज़ार कब से किए जा रही हूँ, वो आया ही नहीं। मैं हंसकर कहने लगा, अच्छा, दूर से आया वो पागल जो काफ़ी ज़्यादा मदद किए जा रहा है, समय बर्बाद कर रहा है, शॉपिंग भी करवा रहा है, सामान उठा रहा है फिर भी पागल ही। और वो शरारती अंदाज में हंसती गई। फिर मैं उसके साथ टेबल पर बैठ गया। इस तरह बातें शुरू हुई और वो अपने बारे में बताती गई, मैं अपने बारे में बताता गया। वो अपने बचपन की बातें बताना नहीं चाहती थी। जवानी तक की बातें उसने बहुत ही कम बताई और कहती रही, मैं हर किसी को सब कुछ नहीं बताती।
जब हम दोनों का भरोसा एक दूसरे पर बढ़ जाएगा तो मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी। जब हमने खाना खाया तो उसने कहा, देखो आज मैं शॉपिंग करवाने वाली नहीं, मुझे पता है लड़कों को शॉपिंग पसंद नहीं आती। आज मैं तुम्हें शहर घुमाती हूँ। इस शहर की संस्कृति अजीब है, इस शहर की चीज़ें अजीब है, आज तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहने लगी, आज तुम्हें मैं घुमाऊंगी, मैं खिलाऊंगी, आज का खर्चा सिर्फ मेरा। ये कहकर वो मुझे अलग अलग जगह पर ले जाने लगी। सबसे पहले तो हम चलकर उसे शहर के कोनों को देख रहे थे। उसे पुरानी मंजिलें, उसे पुरानी इमारतें, पुरानी चर्च, खंडहर ये देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। उसे एंटीक चीज़ें पसंद थी। इसके बाद वो मुझे एक म्यूज़ियम में ले गई, वहाँ पुरानी पुरानी चीज़ें दिखाने लगी। फिर वो मुझे कहने लगी, कब्रिस्तान चलते हैं, कब्रिस्तान में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती हैं। मैं उसके साथ कब्रिस्तान में भी गया था और यकीन कीजिए दिन के वक्त भी कब्रिस्तान में जाने से मैं डरता था। पता नहीं वो पागल लड़की क्यों मुझे खींचकर कब्रिस्तान में भी ले गई। अब अलग अलग मशहूर लोगों की कब्रें दिखाने लगी। ये वो मशहूर एक्टर है, ये वो सिंगर है जिसकी कब्र यहाँ पर है। और मैंने कहा, जिंदा होते तो मैं सेल्फी ले लेता, अब मरे हुए के साथ मैं सेल्फी भी क्या लूँ और ऑटोग्राफ भी क्या लूँ, और लोगों को बताऊँ भी क्या किसके साथ मिलकर आया हूँ। रहने ही देता हूँ। वो भी हंसती गई, मैं भी हंसता गया। इस तरह उसने कब्रिस्तान दिखाया और उसके बाद हम कब्रिस्तान से बाहर आ गए। फिर हम बातें करने लगे। मैं उससे पूछ रहा था, तुम इन बातों पर यकीन करती हो? मुर्दे जिंदा होते हैं, तुम्हें सच में लगता है मुर्दे यहाँ पर जिंदा होते हैं? उसने कहा, हाँ, मैंने कई बार देखा है। कई ऐसे लोग जो मर चुके थे लेकिन जिंदा हुए, 2-2 महीने तक यहाँ पर रहे। मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो कोई ऐसा है जो तुम्हें जानता हो, जो मर चुका हो? मैं उसके सामने नज़रें झुकाकर बैठ गया। अब ऐसा तो कोई नहीं है जिसे मैं अच्छी तरह से जानता था और वो मर चुका है। एक तो मेरे माँ बाप हैं, वो तो बिजनेस में डूबे रहते हैं। उसके सिवा मेरा कोई अच्छा दोस्त बना ही नहीं। जो भी दोस्त मेरे हॉस्टल में बने थे बस कुछ दिनों के लिए बने। और एक लड़की थी, लेकिन उसके बारे में मुझे पता नहीं वो कहाँ है। वो अभी मरी नहीं होगी। तब वो मुझसे पूछना चाहती थी, अच्छा लड़की दोस्त बनी थी, कौन थी वो? कौन? नाम क्या था उसका? मैंने उसको सारा के बारे में काफ़ी कुछ बताया और उसने कहा, तुमने दोबारा कॉल भी नहीं की? एक बार पूछ तो लेना चाहिए था उसके साथ हुआ क्या? मैंने कहा, मुझे धोखा दिया था। बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्यों मुझे छोड़कर चली गई? वो कहने लगी, हाँ गलती तो उसकी थी, छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। जब बिल्कुल उसके जैसा कोई उसे मिल गया था, क्यों वो ढूंढने लगी नई जिंदगी? उस लड़के के पास क्यों गई? तुम जैसा अगर किसी को मिल जाए, किसी और की कभी उसे शायद ज़रूरत ना पड़े। पागल लड़की थी। और फिर वो मुझसे कहने लगी, चलो फ़ोन लगाकर पूछते हैं। लगाओ फ़ोन। मेरी ज़बान कांपने लगी थी। पागल हो, मैं क्यों फ़ोन करूँगा उसे? मुझे छोड़कर गई है, उस पर तो बहुत गुस्सा है मुझे, और वो अपनी ज़िंदगी जी रही होगी, मुझे अपनी जीने दो। वो ज़िद पर अड़ गई। लगाओ फ़ोन, लगाओ फ़ोन, मुझे उससे बात करनी है। इतने अच्छे लड़के को क्यों छोड़ा? और मैं उसका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। उसने छोड़ा तभी तो मुझे मिला। अब उसकी मुस्कुराहट में एक शरारत भी थी, और ये एक तरह से मुझे पसंद करने की बात कर रही थी या सिर्फ शरारत कर रही थी, समझ नहीं पाया। लेकिन उसकी ज़िद समझ गया। वो अब सारा से बात करना चाहती थी, ज़िद पर अड़ गई। वो कहती रही सारा से बात करनी है, और मैं कहने लगा, नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। मेरी जेब से कब फ़ोन निकाला उसने पता ही नहीं चला, और फ़ोन को ज़मीन पर मारने से पहले वो कहने लगी, देखो मैं ज़मीन पर मारने वाली हूँ, अगर तुम फ़ोन नहीं करोगे मैं फ़ोन तोड़ दूँगी। मैंने कहा, देखो हम इतने अच्छे दोस्त नहीं बने हैं, ऐसी ज़िद तुम्हें नहीं करनी चाहिए। वो कहने लगी, नहीं, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। क्या पता अब भी तुम उससे बात करते हो। मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसके बारे में पता करना है। देखो मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी हूँ, इसीलिए मुझे जानना है तुम किसी और लड़की के चक्कर में हो या नहीं हो। मैंने उससे कहा, नहीं हूँ, मैं उसके चक्कर में नहीं हूँ। वो ज़िद पर अड़ गई और कहने लगी, फ़ोन टूटने वाला है, लगाओ फ़ोन, फ़ोन टूटने वाला है। और एक लड़की की ज़िद के आगे आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, लगाता हूँ फ़ोन। जैसे ही मैंने सारा के नंबर पर फ़ोन लगाया, रिंग बजती जा रही थी और दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। इतने साल हो चुके थे, मैंने सारा से बात नहीं की थी। मैं तो ये भी नहीं जान पाया था उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, और उस दिन वो रो क्यों रही थी, क्या हुआ था उसके साथ।
और अब मैं सारा को फ़ोन लगाए जा रहा था और दूसरी बार जब फ़ोन लगाया किसी ने फ़ोन उठाया, ये सारा नहीं थे। मैं अब उस लड़की से कहने लगा, देखो ये सारा नहीं है, ये कोई और लगती है। वो औरत सारा की माँ थी। मैं अब उससे बात करने लगा, देखिए आंटी मैं सारा से बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, देखो आप कौन हो? मैंने कहा, मैं कॉलेज में सारा के साथ पढ़ता था, इसीलिए मैं सारा से बात करना चाहता हूँ। मेरे मोबाइल में ये नंबर था, अभी मेरे ध्यान में आया, तब मैं याद करने लगा सारा हमारे साथ पढ़ा करती थी, अब वो कहाँ है, मैं जानना चाहता था। तब सारा की माँ ने जो जो बताया मैं भी हैरान हो गया था। सारा की माँ ने बताया, कॉलेज में एक लड़के को वो पसंद करने लगी थी, मुझे बताया था उसने। वो लड़का भी बिल्कुल उसके जैसा था। उसके पहले उसका कोई दोस्त नहीं बनता था, वो अकेले अकेले रहती थी, हर किसी से दूर। उसका कोई दोस्त बना था जिससे वो प्यार भी करने लगी थी, उसने बताया था। लेकिन एक और लड़के ने उसको बहका दिया था। शायद ये कॉलेज का सबसे अमीर लड़का था। उसके बाद वो उसी के साथ रहने लगी और वो जो अच्छा लड़का था उसे छोड़कर चला गया। मुझे सारा ने यही बताया। मैं अब उस सारा की माँ को क्या कहता? वो लड़का छोड़कर नहीं गया था, वो सारा छोड़कर गई थी। लेकिन मैं बात सुनता गया। आखिर आगे क्या हुआ, अब सारा कहाँ पर है? तो उन्होंने कहा, मैं पूरी बात बता रही हूँ। फिर वो लड़के के साथ ही रहना शुरू हो गई। शुरू के कुछ महीने तो वो लड़का काफ़ी अच्छा था, लेकिन बाद में सारा को पता चलता गया कि वो और लड़कियों के पीछे है और उसने एक समय पर 5 गर्लफ्रेंड भी बना कर रखी थी। वो बस लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा था और इस बात को सारा ने खुद बताया था। इसके बाद सारा उससे झगड़ने लगी, वो भी सारा से झगड़ता जा रहा था और इसके बाद वो उसे मारने लगा था, पीटने लगा था। लेकिन सारा अब उसे छोड़ना भी नहीं चाहती थी। अब सारा कहाँ जाती? उसका जो सच्चा प्यार था उसने दूर किया था, इसलिए सारा उससे बदला लेना चाहती थी। उस रात सारा ने उस लड़के को चाकू मार मार कर मारा था, क्योंकि उसके पहले उस लड़के ने उसकी बाजू तोड़ दी थी, सर पर एक बोतल मार दी थी शराब पीकर। सारा ने उसे जान से मार दिया। लेकिन उसके बाद वो उसी लड़के को फ़ोन लगा रही थी, लेकिन उसने शायद बात नहीं की और उसने आत्महत्या कर ली। सारा उसी दिन मरी थी। शायद वो लड़का उसे दोबारा अपनाना नहीं चाहता था। ये मैं भी सुन रहा था और वो लड़की भी सुन रही थी। मैं सन्नसा हो गया था। मैं कहता भी क्या, मैंने बस उस औरत से माफ़ी मांगी और मैंने कहा, देखिए माफ़ कीजिए, मुझे पता नहीं था सारा की मौत हो चुकी है, मैं तो इसके बारे में जानता भी नहीं था। तो उन्होंने भी माफ़ी मांगी कि उन्होंने इतनी लंबी बात बताई और मैं माफ़ी मांग कर फ़ोन काट चुका था। अब वो लड़की मेरी तरफ देखे जा रही और मैं उस लड़की की तरफ देखे जा रहा। मेरा चेहरा उतर गया था। वो मुझसे बातें करना चाहती थी, मेरा मन बोलने का नहीं हो रहा था। जैसे मैं पुराने समय में पहुंच गया था, मेरा दिमाग चले जा रहा था। उस दिन अगर मैं उसकी बात सुन लेता तो वो मुझे बताती क्या बीत रही है उसके साथ। भले ही मैं उसे अपनाता नहीं, लेकिन उसकी कुछ मदद तो कर पाता ना। उसके साथ इतना बुरा हो रहा था। अब मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया था और वो लड़की भी मेरी निराशा कम करना चाहती थी। मैं उसके साथ बात करता रहा और वो कहती रही, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसको कहने लगा, मेरी गलती मुझे महसूस हो रही है, बस एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए थी। आखिर वो बताना क्या चाहती है? वो अपने दिल की भड़ास निकालना चाहती होगी और किसी ने नहीं सुना। मरने से पहले वो किसी से बात नहीं कर पाई। मुझे गम है उस वक्त का, काश मैं उसे बदल पाता। वो कहने लगी, तुम बदल तो नहीं सकते, लेकिन इसके पहले जो कहा वो मैं करवा सकती हूँ। किसी से वो बात नहीं कर पाई ना, तुम उसके साथ बात कर सकते हो। एक ऐसी जगह जानती हूँ मैं जहाँ पर तुम उसके साथ बात कर पाओगे। वो जिंदा होकर तुम्हारे सामने आएगी और कुछ समय तुम उसके साथ रह सकते हो, बिता सकते हो। जाना चाहोगे वहाँ पर? तो मैंने उससे कहा, देखो ऐसी बातें मत करो, पहले ही मुझे बहुत दुख लगा है, तुम अब शरारतें करना बंद करो। उसने कहा, शरारत नहीं है, मुझ पर यकीन करो, यहाँ पर मुर्दे जिंदा होते हैं, आखिरी विश पूरी करने के लिए आते हैं।
जानना नहीं चाहोगे उसकी आखिरी विश क्या है? उसे बुलाया जा सकता है, चलोगे मेरे साथ? है मुझ पर यकीन? मैं उसकी आंखों की तरफ देख रहा था। उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था जैसे सच में वो सारा को जिंदा कर सकती है। तो मैंने उसका हाथ थाम लिया और वो मुझे कब्रिस्तानों वाले उस जगह पर ले जाने लगी। वहाँ पेड़ ही पेड़ लगे हुए थे और एक पुरानी सी चर्च थी जो ऊपर का हिस्सा टूट चुका था। वहाँ अंदर और कुछ नहीं था, लेकिन किसी ज़माने में इस चर्च का इस्तेमाल मुर्दों से बात करने के लिए किया जाता था, ये उसने मुझे बताया। उस चर्च के नीचे जाती सीढ़ियों से हम और बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे सीढ़ियों से वो मुझे नीचे लेकर गई, यहाँ बेसमेंट काफ़ी बड़ी बनी हुई थी। सामने एक पत्थर रखा गया था और उसने कहा, तुम्हें पत्थर पर लेटना होगा। वहाँ कई और पत्थर पड़े हुए थे, पत्थरों की ढेरियाँ बनाई गई थी और मैं उस पत्थर पर लेट गया। उसके बाद उसने आसपास जैसे लाल रंग की एक पानी जैसी चीज़ को बिछाना शुरू कर दिया। ये गाढ़े रंग का लिक्विड था, लेकिन ये खून थोड़े ना हो सकता है, इतनी पागल थोड़े ना होगी वो लड़की। उसने चारों तरफ वो पानी सा बिछा दिया। उसके बाद वो पत्थर मेरी टांगों के पास रखे, सर के पास रखे और कहा, इंतज़ार करो, मुझ पर भरोसा करो, उठना मत। थोड़ा सा महसूस होगा तुम्हें जैसे दूसरी दुनिया की शक्तियाँ तुम्हारे पास आ रही हैं। ऐसा लगेगा वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रही हैं। डरना मत, यहीं पर बैठे रहना। उसने पत्थरों के बीच वो छोटे छोटे छेद में मेरे हाथ फंसाए, मेरे हाथों में पत्थर पकड़ा दिए, मेरी कलाई पर जैसे छोटे छोटे धागे बांधकर कलाई मोटी कर दी। अब मैं अपने हाथों को उन छेदों से निकाल नहीं पा रहा था। मैंने कहा, मेरे हाथों से इन धागे को थोड़ा सा पतला सा कर दो और पाँव से भी, मैं एक तरह से बंध सा गया हूँ। उसने कहा, बांधना ही तो था। तब वो मेरे सामने आ गई, मेरी आंखों में आंखें डालकर उसने जैसे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अपनी ज़बान को रोक लिया। फिर उसने मुझे किस किया और उसके बाद जब उसका चेहरा दूर जा रहा था, ये उस लड़की का बदलता हुआ चेहरा था, पूरी तरह से सारा जैसा चेहरा था उसका। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था खुद पर। मैं अपनी आंखें मलना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ तो फंसे हुए थे। मैं उसको कहने लगा, तुम तो सारा जैसी लग रही हो। और वो मुस्कुराकर कहने लगी, हमेशा से मैं सारा जैसी ही लगती हूँ। कुछ चेहरा बदला था मेरा ताकि तुम पहचान ना पाओ। सारा ही तो हूँ मैं। उसे देखते ही मैं घबरा सा गया था और उसने कहा, मुझे बुलाने के लिए आए थे? मैं तो तुम्हारे पास ही थी, बस तुम्हारे दिल में झांकना चाहती थी। भूल गए तुम मुझे? मैंने तुम्हें फ़ोन तो किया था, मुझसे बात तो करते, दिल की भड़ास निकालनी थी। मुझे पता है मैंने तुमको धोखा दिया था। उसने ऐसा करने को कहा था। मैं क्या करती, मैं फंस चुकी थी। मैं उसकी बातें सुनता रहा और कहता रहा, लेकिन मैं भी क्या करता। धोखा देकर चली गई थी, मुझ में भी गुस्सा था। फ़ोन क्यों किया? मेरे पास आना चाहिए था, माफ़ी तो मांगती। शायद मेरे दिल में थोड़ा सा रहम आ जाता और मैं तुम्हें माफ़ कर देता। इस तरह फ़ोन पर क्या कहना चाहती थी? मेरा दिल तोड़ा था, मैं गुस्से में था। वो कहने लगी, मैं भी क्या करती, मजबूर थी। वो मुझे मारने लगा था। उसने वो फ़ोन सुन लिया था जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। मैं बस तुम्हें बताना चाहती थी और उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। वो शराब पी कर आया था और मुझे पीटे जा रहा था। मुझे लगा वो मुझे जान से मार देगा ताकि किसी और को ये बात पता ना चल जाए। मैं उसका भांडा फोड़ करना चाहती थी और वो मुझे मारने पर उतारूं, और उसी के चाकू से मैंने उसे मार दिया था। उसके बाद मैं क्या करती? अब आत्महत्या करना ही तो आखिरी रास्ता बचा था मेरे पास। तुमसे तो दूर हो चुकी थी, बचने वाली मैं थी नहीं, इसीलिए मैं भी मर गई। यहाँ मैं जब आई मुझे लगा मैं जिंदा हो गई हूँ। तब मुझे यहाँ की जानकारी मिली, मुर्दे उठते हैं 2 महीनों के लिए जब अपने करीब होते हैं। मेरा अपना तुम थे, इसीलिए मैं जिंदा हुई और तुम्हें देखते ही मैं पहचान गई थी। कुछ समय के लिए हो तुम और मैं बस आखिरी विश पूरी करने के लिए आई हूँ। मैंने कहा, क्या है आखिरी विश? मुझे यह सच्चाई बतानी थी, बता दी तुमने, अब तुम जा सकती हो। मैं दोबारा तुम्हें याद नहीं करना चाहता, जैसे मुझे दोबारा तुमने धोखा दिया।
दोबारा जैसे तुमसे प्यार करने लगा था, इस नए चेहरे को मैं पहचानने लगा था, फिर से मैं दूर होने का दुख सहूँगा। तो वो कहने लगी, अब दुख नहीं सहना है, मेरे साथ चलना है, इसीलिए तो यहाँ आई हूँ आखिरी विश पूरी करने, हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रखने के लिए। चलो मेरे साथ, यहीं कैद हो जाओगे तुम, मरोगे लेकिन उसके बाद तुम मेरे हो जाओगे ना। वो मेरी छाती पर बैठ गई थी और गला दबाना चाहती थी। उसका जोर बढ़ चुका था और मैं हाथ उन छेद से निकाल नहीं पा रहा था। उसके बाद ये मेरी किस्मत थी या बचपन की वो घटना, जब बचपन में मेरा अंगूठा टूटा था तो इसकी हड्डी टेढ़ी बनी थी, जिस कारण दोबारा मैं अपने अंगूठे को तोड़कर हाथ को पतला कर सकता था। एक तरफ भले ही वो गांठें बांधी गई थी, लेकिन अंगूठा मैं अंदर की तरफ करके हाथ खींचने लगा तो मेरा अंगूठा टूटा और एक बाजू मेरी छूट गई। उसके सहारे मैंने उसे धक्का दिया और दूसरी बाजू के ऊपर लगी हुई वो गांठें, वो धागा खोलने लगा और वो पीछे से मेरी गर्दन के अंदर हाथ डालकर मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। मेरी गर्दन घोंट रही थी। मैंने दूसरा धागा भी खोल दिया। उसके बाद दूसरा हाथ जब मैंने निकाला तो मैं उसे धक्का देकर गिरा चुका था और वो रोती रोती पत्थर उठाकर मेरे सर पर मारने लगी थी। मेरे सर से खून बह रहा था और वो भयानक सी दिखने लगी थी। गुस्से में वो प्रेत आत्मा मुझे मारने पर उतारू थी जो डरावना था। मैंने अपनी टांगें भी आज़ाद की और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश। उसने वो पत्थर की ढेरियाँ मुझे मारने के लिए लगाई थी। वो पत्थर गिरा गिरा कर उन बड़े बड़े पिलर को भी तोड़ने लगी, जिस कारण ऊपर की चर्च चरमरा कर गिरने को तैयार थी और बड़ी मुश्किल से मैं उन सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ पाया और ऊपर पहुंचते ही वो चर्च ढह गई और वो पूरी बेसमेंट समा गई ज़मीन में। मैं भागता हुआ बाहर निकला था और उस मलबे से भी निकल आई थी वो सारा, एक मुर्दा जो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मैं भागा था दिन की रोशनी में और वो मेरे पीछे। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था, वहाँ कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। वो मेरे पीछे भागती रही और मैं आगे। कई लोगों ने देखा, उन्हें लग रहा था कोई लड़की पीछा कर रही है। वो कुछ बोल भी नहीं रही थी, बस मेरे पीछे मुझे मारने पर उतारो। मैं वहाँ से बड़ी तेज़ी से भागा था। कई गलियों से निकलकर मैं उसी रेस्टोरेंट में पहुँच गया था। उसी का जो मैनेजर था वो मुझे जानता था। यहाँ पर ज़्यादा लोग मुझे जानते नहीं थे। भागकर मैं उसके पास गया और कहने लगा, ये मुझे मारना चाहती है, ये मुझे मारना चाहती है। उसने पूछा, क्यों मारना चाहती है? मैंने कहा, ये मुर्दा है, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहती है। और उसने तब वहाँ ज़मीन पर वो चावल बिखेर दिए थे और कहा था, चावलों को ये मुर्दे पार नहीं कर सकते। सारा तड़पती रही थी, उन चावलों के आगे नहीं आ पा रही थी और उस पर बैठा हुआ मैं बचा हुआ था। और उसने उसके बाद अपनी उस बाइबल से कई शब्द पढ़ने शुरू कर दिए, जिसके बाद वो सारा धीरे धीरे धुआं बनकर वहाँ से गायब हो गई। और तब उसने बताया था, यहाँ मुर्दे जिंदा होते हैं आखिरी विश पूरी करने के लिए। उस लड़की की आखिरी विश क्या थी? मैंने कहा, मुझे अपने साथ ले जाना, यही उसकी आखिरी विश थी। वो मुझसे दूर होने का गम सह नहीं पाई, दोबारा मुझे अपने पास बुलाना चाहती थी। और इस तरह मैं बच पाया था उन मुर्दों के शहर से। मैं उस शहर को तभी छोड़ गया था। मैंने अगले दिन ही इंग्लैंड पहुंचकर वो सुख की सांस ली। आज तक मैं उस घटना को याद करता हूँ। मुझे नहीं पता मैं सारा को बुरा कहूँ या अच्छा कहूँ। वो अच्छी तो थी, लेकिन उस लड़के ने उसे बहका दिया था। धोखा उसने भी दिया, इसलिए बुरी भी थी वो, और मुझे मारना चाहती थी। उसके बारे में तो क्या ही कहूँ मैं। आज भी सोचता हूँ और लड़कियों पर यकीन नहीं कर पाता। मेरी उम्र 33 साल हो चुकी है और आज तक मैंने शादी नहीं की। मैं नहीं जानता किसी पर दोबारा भरोसा कर पाऊँगा या नहीं। ज़िंदगी में मैंने एक नहीं 2 बार धोखा खाया है और दोनों बार एक ही लड़की से।